हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके ऊपर सेक्शन 498A का झूठा केस हो गया है तो आपको इस झूठे केस में अपनी पत्नी से और उसके माँ बाप से, रिश्तेदारों से कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं। क्योंकि दोस्तों, ये तो क्लियर है कि यदि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर केस किया है तो उसमें उसने गवाह अपने माँ बाप को, भाई को और रिश्तेदारों को भी बनाया होगा। अब दोस्तों, अगर ये एफआईआर झूठी हुई है, आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं, तो अब एक कोर्ट में आपको साबित भी करना पड़ेगा कि ये इल्जाम झूठे हैं और उसको ये साबित करना पड़ेगा कि ये इल्जाम सच्चे हैं। केवल इसी बात की लड़ाई होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन क्रॉस क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो कि आपको अपनी वाइफ से पूछने हैं और उनके घर वालों से पूछने हैं, उनके माता पिता से पूछने हैं, जिससे कि आप ये साबित कर सकें कि जो भी इल्जाम आपके ऊपर लगाए गए हैं वो सारे झूठे हैं और कोर्ट के सामने सच निकल कर आ जाए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सबके लिए। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो आपके लिए लेके आऊं, कोई लेटेस्ट जजमेंट आपके लिए लेके आऊं, तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अब देखिए दोस्तों, जब आपकी एफआईआर दर्ज होती है, उस एफआईआर को पहले बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। बिल्कुल शांति से बैठकर एक एक शब्द को पढ़ना चाहिए। उसमें कई बार बहुत सारी गलतियां निकलती हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसमें घटना का डेट, टाइम, प्लेस, ये सारी चीजें मेंशन नहीं होती हैं। अब दोस्तों, अगर ये सारी चीजें मेंशन नहीं है तो कहीं ना कहीं सामने वाले के मन की बेईमानी का आपको पता चलता है कि उसने घटनाक्रम बनाया है। अब ऐसे में दोस्तों, जब आपकी पत्नी वहां पर आती है कोर्ट के अंदर और आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछने होते हैं, यानी कि उसकी जिरह करनी होती है, तो ऐसे समय पे आपको उन घटनाओं के बारे में जरूर पूछना है जिसकी उसने डेट और टाइम मेंशन नहीं किया है। यानी कि आपको उससे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करना है कि आप ये बताइए, आप कहती हैं, आपका कहना है कि घटना आपके साथ हुई, तो सबसे पहले आप ये बताइए ये घटना कब आपके साथ हुई। और दोस्तों, कोशिश ये करनी है कि जो भी क्वेश्चन आप उससे पूछें वो ऐसे हो जिसका आंसर उसको हाँ और ना में देना हो, इसके अलावा नहीं। तो आप उससे जैसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि घटना किस दिनांक पे हुई। अब अगर वो एक्सप्लेनेशन देने लगे तो उसको रोक दीजिए, बोलिए आप दिनांक बताइए, बस जो आपसे पूछा जा रहा है केवल वो कोर्ट को बता दीजिए। अब वो बताएगी कि इतनी तारीख को मेरे साथ घटना हुई। अब दोस्तों, अगर झूठा है तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ तारीख बोलेगी और हो सकता है उस तारीख पे आप कहीं और हो। इसी तरह से आप टाइम पूछिए। अगर एफआईआर में टाइम उसने मेंशन नहीं किया तो टाइम पूछिए कि घटना जो है वो किस समय की है, बताइए किस समय पर यह घटना हुई थी। स्थान नहीं लिखा है तो पूछे कौन से स्थान पर हुई थी। इसके साथ साथ आप उससे यह भी पूछ सकते हैं कि जब ये घटना हुई थी उस समय घर में कौन कौन मौजूद था। तो दोस्तों, जब ये सारे क्वेश्चन आप उससे पूछते हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और थोड़ा सा कड़क होकर के, तो कई बार ऐसा होता है कि आदमी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है चीजें। वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोल देता है जो कि उसको नहीं बोलना चाहिए था और वो फंस जाता है। दोस्तों, एक एग्जांपल आपको बताता हूं। हमने अभी एक क्रॉस क्वेश्चनिंग तैयार करी थी कुछ दिन पहले। उसमें वाइफ ने हस्बैंड पर एक कंप्लेंट करी थी और पुलिस ने जब जांच करी तो जांच में पाया गया उसकी कंप्लेंट झूठी है। तो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट लगा दी थी कि भाई ये जब हमने जांच करी तो इसमें पाया गया है सारे एलिगेशन झूठे हैं, और उस मामले को वहीं खत्म कर दिया था। ये बात 5 साल पहले की थी और इसके बाद वाइफ ने दोबारा वुमेन सेल में जाकर के कंप्लेंट दर्ज करा दी और 498A का मामला चलने लगा। अब हमने 498A के लिए जब क्रॉस क्वेश्चनिंग बनाई तो उसमें एक क्वेश्चन ये रखा कि आप ये बताइए कि क्या आपने पहले कभी इसके खिलाफ, अपने पति के खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज कराई थी। अब देखिए दोस्तों, वो या तो हाँ कहेगी या तो ना कहेगी। अगर वो ना कहती है तो हमारे पास उसके कागज हैं, यानी पुलिस की फाइनल रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास आज भी है, तो वो गलत हो जाएगी, इसलिए उसे हाँ ही कहना पड़ेगा। अब अगर वो हाँ कहती है तो दूसरा क्वेश्चन हमने बनाया था कि अब उससे पूछिए उस मामले में पुलिस ने क्या किया, क्या पुलिस ने कोई आपके खिलाफ रिपोर्ट लगाई थी। अब दोस्तों, इसमें भी वो या हाँ कहेगी या ना कहेगी। अगर वो ना कहती है तो आपके पास रिपोर्ट है, आप उसको कोर्ट में लगा देंगे कि झूठ बोल रही है, तो उसे हाँ ही कहना पड़ेगा कि हाँ पुलिस ने रिपोर्ट लगाई थी। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया कि अच्छा ये बताइए कि पुलिस ने अपनी उस रिपोर्ट में क्या लिखा था। अब दोस्तों, उसकी मजबूरी हो जाएगी कि उसको एडमिट करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर कि पुलिस ने लिखा था कि आपने झूठा एलिगेशन लगाया और मामले को बंद कर दिया था। यानी ये बात उसी के मुंह से आपने उगलवा ली, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही इस प्रकार से पूछे कि जवाब हाँ या ना में आएगा और वो इसके अलावा कुछ कर नहीं सकती, तो अपने ही जाल में उलझ कर वो रह गई। तो कहने का मतलब, क्रॉस क्वेश्चनिंग ऐसी होनी चाहिए और क्रॉस क्वेश्चनिंग का मकसद भी यही होता है कि जो सच्चाई है वो कोर्ट के सामने निकल के आ जाए, क्योंकि झूठ बोलने वाला क्रॉस क्वेश्चन में हमेशा फंसता है। बस बात इतनी सी है कि आपके क्रॉस क्वेश्चंस टू द पॉइंट होने चाहिए। अब दोस्तों, इसी तरह से होता क्या है कि लड़की कहती है कि मेरे को मारा पीटा गया था, इस दिन इस तारीख पे मारा था, ये सब होता है। तो दोस्तों, आप उससे पूछिए कि जब आपको मारा गया था तो आपने शोर मचाया था, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि आपको इतनी बुरी तरह मारा पीटा गया हो इतने लोगों के द्वारा और आपने शोर नहीं मचाया। और अगर शोर मचाया था तो आसपास के पड़ोस में से कौन कौन लोग उस समय मौके पर आ गए थे।
अब ये तो हो नहीं सकता कि आपके घर में इतनी बुरी तरह से मार पिटाई हो रही है, आप शोर मचा रही है और कोई भी वहां पर आए ना। तो दोस्तों इन सब सवालों के कुछ ना कुछ जवाब आपको जरूर देगी। अब वो ये कह नहीं सकती कि मैंने शोर नहीं मचाया था। अगर ये कहती है तो ये बिल्कुल ऐसी बात हो जाएगी जिसे कोर्ट भी नहीं मानेगी, तो यही कहेगी कि मैंने शोर मचाया था। अब अगर वो ये कहती है कि मैंने शोर मचाया था, तो आप पूछिए कि पड़ोस में से कौन कौन आया था। अब उसे ना चाहते हुए भी ये कहना पड़ेगा कि कोई ना कोई आया था। क्यों कहती है नहीं आया था, तो ये बात भी अनबिलीवेबल सी हो जाती है कि इतना शोर मचाने के बाद अड़ोस पड़ोस में सारे घर हैं, कोई भी नहीं आया। तो यानी उसको कहना पड़ेगा कोई ना कोई आया, किसी ना किसी का नाम बताना पड़ेगा, फिर वो अपने चक्रव्यूह में फंस जाएगी। क्योंकि अननेसेसरी अगर वो वहां पे किसी का नाम लिखाती है तो आदमी आने के बाद उस चीज को डिनाई कर देगा, वो कोर्ट कचहरी में कभी भी फंसना नहीं चाहेगा। इसी तरह से दोस्तों जब लड़की के पिताजी गवाही के लिए आते हैं तो आपने एफआईआर में देखा होगा, लड़की के पिताजी की तरफ से स्टेटमेंट होती है, लड़की की तरफ से स्टेटमेंट होती है कि मेरे पिताजी ने इस शादी पे 30 से 40 लाख रुपए खर्च किए। लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। अधिकतर मामलों में एक सामान्य शादी वो हुई होती है, या फिर बहुत कम बजट में वो शादी हुई होती है, लेकिन उसको एलिवेट करके बढ़ा चढ़ा करके लिखा जाता है। अब दोस्तों ऐसे केस में लड़की के पिताजी से आप सवाल कीजिए कि आपने जो आप कह रहे हैं कि 30-40 लाख रुपए आपने लगाए थे, ये इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, ये पैसे आपके पास कहां से आए थे। अब दोस्तों कुछ ना कुछ तो बताएंगे ही। तो अधिकतर प्रोबेबिलिटी ये है वो कह दें इतना मेरे पास कैश पड़ा था, क्योंकि अगर वो कुछ बताते हैं कि मैंने बैंक से निकाले, अपनी सेविंग से निकाले, तो वो सब रिकॉर्ड देना पड़ जाएगा। तो यही कहेंगे कि वो कैश मेरे पास रखा हुआ था। तो अब आप ये कहेंगे उनसे कि इतना कैश अगर आपके पास रखा हुआ था तो इसको आप अपनी आईटीआर में शो किया था आपने कि कैश आपके पास कहां से आया, कैसे रखा है। क्या अगर आप बिजनेस करते हैं तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में इसका मेंशन है कि इतना कैश इन हैंड आपके पास था। अगर है तो वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस आप कोर्ट के सामने पेश कीजिए। तो दोस्तों लड़की के पिताजी भी वहां पर कुछ ना कुछ गलती जरूर कर जाएंगे, क्योंकि जब झूठ बोला जा रहा है तो उसके प्रूफ कहां से आएंगे। और एक आम आदमी से जब आंखें दिखा के सवाल किए जाते हैं तो अच्छे अच्छे डर जाते हैं। और जहां तक कि जो पुलिस वाले होते हैं, कई बार तो हमने ऐसा भी देखा है कि आईओ भी वहां पर कांपने लगता है अगर उसने झूठी रिपोर्ट बनाई है या उसने कुछ झूठा लिखा है, तो आईओ को भी डर लगता है। तो हर एक आदमी डरता है कि मैं फंस ना जाऊं। झूठ बोलना तो बड़ा आसान है, एफआईआर लिखानी बड़ी आसान है, लेकिन क्रॉस क्वेश्चनिंग में ही पता चलता है वकील क्या है और वकील का टैलेंट क्या है। इसके अलावा दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि मेडिकल में बहुत डिले होता है। यानी कि जब आप एक झूठी घटनाक्रम पिरो रहे हैं तो हो सकता है कि घटना तो दिखा रहे हो, आज की मेडिकल दिखा रहे हो 3 दिन बाद का। तो ऐसे में आप लड़की से जरूर पूछेंगे कि आपने मेडिकल तुरंत क्यों नहीं कराया जब आपको मारा पीटा गया। तो हो सकता है लड़की अपने डिफेंस में ये कह दे कि भाई मैं उस वक्त घबरा गई थी या मुझे प्रोसेस पता नहीं था। तो आप ये पूछिए जब आपको मारा पीटा गया था उसके बाद आप कहां गई। तो जनरली ये कहेगी उसके बाद मैं अपने मायके गई, क्योंकि कहानी में यही होता है कि मेरे को मार पीट के मेरे ससुराल वालों ने निकाल दिया और मैं अपने मायके चली गई। तो अगर आप अपने मायके गई थी तो वहां पर आपके पिताजी थे और घर वाले थे, उनको आपने घटना से अवगत कराया था। तो लड़की ये तो कह नहीं सकती कि नहीं कराया था, क्योंकि उसको मारपीट हुई है, उसके साथ चोटें लगी हैं उसके अनुसार, तो कहेगी हाँ कराया था। तो फिर आप पूछिए तो फिर आपके पिताजी और आपके ब्रदर या जो भी घर पे हैं उन्होंने आपका मेडिकल क्यों नहीं कराया। आप घबराई हुई थी, वो थोड़ी ना घबराए हुए थे, उनको तो सारी चीजों का पता था। वो तो तुरंत आपको ले जाते और मेडिकल करवाते और तुरंत पुलिस थाने पर ले जाके आपकी एफआईआर कराते। तो आपके मेडिकल में अगर देरी है तो किस कारण से है। इसी तरह से दोस्तों कई बार एफआईआर भी 4-4, 5-5 दिन लेट होती है, या कई बार तो और ज्यादा डिले होती है। तो अगर ये एफआईआर इतनी लेट हुई है तो उसका भी कारण आप अपनी पत्नी से पूछिए कि इतनी लेट एफआईआर दर्ज क्यों हुई, इतने दिनों तक आप कहां थी, इतने दिन तक आपको ख्याल क्यों नहीं आया। कई बार होता है कि लड़की 1-1 साल से अपने मायके बैठी है, उसके बाद जाकर के वो एफआईआर दर्ज कराती है। तो ये कोई सेंसिबल बात नहीं है कि आपके साथ घटना 1 साल पहले घट रही है और अब जाकर के आप एफआईआर दर्ज करा रही हैं। तो ये सारी परतें खोलिए आप क्रॉस एग्जामिनेशन में, वाइफ से एक एक चीज पूछिए, छोटी से छोटी, वो कहां कहां बचेगी, गलती 100% करेगी। कई बार दोस्तों सबको लपेटने के लिए सबके नाम लिखवा दिया जाता है, यानी कि पति का भी नाम है, उसके माँ बाप का भी नाम है, उसकी बहनों का भी नाम है, ऐसी ऐसी बहनों का नाम है जिनसे वो एक बार भी नहीं मिली, उन बहनों के हस्बैंड का भी नाम है। तो कुल मिलाकर के इतने सारे नाम लिखवा दिए जाते हैं, जस्ट इसका मोटिव होता है कि बस सामने वाले को किसी तरह से केस के अंदर इन्वॉल्व करना है। और कहीं भी एफआईआर में दर्ज नहीं होता कि उन एक्यूज ने उसको किस तरह से परेशान किया, बस इतना लिख दिया जाता है कि इसने, मतलब कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं करती है भाई कि उसने क्या किया, बस मेरे साथ उत्पीड़न करते थे, इतना ही लिखा होता है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से लिखा है तो आप पूछिए कि उस एक्यूज ने कब उत्पीड़न किया, कैसे उत्पीड़न किया, कितनी तारीख को किया, कितने बजे किया, कितनी बार किया। मतलब आप जितने ज्यादा क्वेश्चन वाइफ से पूछोगे वो उतनी ज्यादा गलतियां करेगी। आप ये मत सोचिए क्वेश्चन छोटे हैं, आप मैक्सिमम, मेरे पास जब कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग आती है तो मैं कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन तो मिनिमम बना के भेजता हूं कि कम से कम इतने क्वेश्चंस तो आप वाइफ से पूछें और उसका जवाब लीजिए। 100% वो गलती करेगी, सच कोर्ट के सामने आ जाएगा और आपके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो झूठे साबित हो जाएंगे। क्रॉस क्वेश्चनिंग ही ऐसी जगह होती है जहां पर आप पूरा मुकदमा अपने फेवर में कर सकते हैं। लास्ट में कोर्ट जो डिसीजन लेती है उस समय भी वो जिस गवाह ने जो कहा है, हर एक गवाह के बयानों को पढ़ा जाता है। तो अगर वहां पर जिले में आपने अपने फेवर में चीजें निकलवा ली हैं तो यानी समझिए कि मुकदमा फिर वो आपका है।
तो दोस्तों इस तरह से आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं इन सब लोगों से और लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी राय यह है कि आप जो भी बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं और आपने एक झूठे तथ्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई है और झूठे इल्जाम लगाए हैं। इस तरह से अपनी जीरे को कंक्लूड कर दीजिए। तो दोस्तों इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वाइफ से और उसके घर वालों से आप एक क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछिए और मुकदमे को अपने फेवर में करवाइए। दोस्तों अगर आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे बात करना चाहें तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।